नमस्कार साथियों। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ और अ, आज जो टॉपिक है वो चाइनीज सिविलाइजेशन से संबंधित एक टॉपिक है। और आप सब एक नाम से परिचित होंगे, कन्फ्यूशियस। और कन्फ्यूशियस एक ऐसा नाम है जो न केवल अ, चाइना में बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। जिस प्रकार से हम यदि बात करें बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध को जिस प्रकार से न केवल भारत में पूरी दुनिया जानती है, उसी प्रकार से कन्फ्यूशियस के विचारों ने लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पूरी दुनिया को प्रभावित किया। और खास करके चीन में तो उनके विचार बहुत क्रांतिकारी रहे। और हालांकि कन्फ्यूशियस कोई धर्म के रूप में नहीं इसको प्रतिपादित किए थे, लेकिन उनके जो विचार हैं वो आज भी बहुत चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत प्रचलित हैं और एक प्रकार से कह सकते हैं उसकी प्रासंगिकता है। तो आज इन्हीं कुछ बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उनका प्रारंभिक ये एक तस्वीर है। इसके पहले आपने एक देखी, और ये कन्फ्यूशियस की ऐसी तस्वीरें हैं आपको चीन में बहुत से स्थानों पर उनकी मूर्तियों के रूप में आप देख पा सकेंगे। अ, ऐसा माना जाता है कि उनका उनका जो जन्म है सितंबर के महीने में 551 ईसा पूर्व, यानी कि 28 सितंबर 551 बीसी में कूफू नाम के स्थान में, लू प्रांत में, लू स्टेट में हुआ था। अ, और शांतुंग जो अभी अभी जो लू लू स्टेट है उसका प्रेजेंट नेम शांतुंग है। शांतुंग का जो एंशियंट नेम है लू है, वो चाइना में, और वहां पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी शू लियांग हाई अ, अ, साउ जिले के रक्षक के रूप में थे। हालांकि उनके जब वो 3 साल के ही थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और उनकी माँ ने ही उन्हें उनका पालन पोषण किया, उन्हें बड़ा किया। और कन्फ्यूशियस का प्रारंभिक जीवन कठिन तो था ही, संघर्षपूर्ण था ही। और बचपन से ही कन्फ्यूशियस जो है रिलीजियस रिचुअल्स में, स्पोर्ट्स में और एंशियंट हिस्ट्री में उनका उनकी अपनी रुचि रही। इसके सलाह साथ ही साथ वो म्यूजिक में और आर्चरी में, इसमें उनकी उनकी विशेष दक्षता रही। और लगभग 19 साल की उम्र में उनकी शादी किगवान से हुई। और किगवान जो है उनसे विवाह के पश्चात उन्हें उनका एक बेटा और दो बेटियां हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उनका जो ये मैरिटल जो लाइफ है वो बहुत लंबा नहीं रहा, और बहुत जल्द ही उनकी पत्नी के साथ ब्रेकअप हो गया। और ब्रेकअप के बाद, हालांकि 21-22 साल के एज में उनका ब्रेकअप हुआ, और ब्रेकअप होने के बाद दोबारा उन्होंने शादी नहीं की। और लगभग 22 साल की ही उम्र में कन्फ्यूशियस ने एक स्कूल खोला। और स्कूल अ, में अपना बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और कन्फ्यूशियस अलग अलग जो चीजों की शिक्षा, हिस्ट्री की, पोएट्री और इथिक्स, ये सब चीजें अपने स्कूल में पढ़ाते थे। और उस स्कूल का कोई ऐसा कोई फिक्स फीस नहीं था। बच्चे जो उनको लगता था वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो उन्हें पेमेंट करते थे। लगभग इस प्रकार से उन्होंने 3,000 बच्चों को पढ़ाया। और उसमें से ये माना जाता है कि लगभग 75 के आसपास, 75 जो थे, बहुत टैलेंटेड स्कॉलर्स थे उनके। और यदि हम कन्फ्यूशियस की शुरुआती जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो एज ए टीचर उन्होंने स्टार्ट किया, एक स्कूल की स्थापना की। और उन्होंने इथिक्स और हिस्ट्री और अ, अ, जो पोएट्री की जो पढ़ाई की छात्रों को दी, और अपने हिसाब से जो, और खास करके जो इथिक्स की बात कर रहा हूँ, जो मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो उस पर वो ज्यादा फोकस करते थे। और यहीं से उनकी प्रसिद्धि भी हुई। और और ये जो चीजें हैं, जो उन्होंने जो शिक्षा दी, इसके कारण। और लगभग 517 बीसी में उनके दो ऐसे शिष्य बने जो शाही परिवार से, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। और उसके बाद उन्होंने, कन्फ्यूशियस ने जो वहाँ की राजधानी पे की, और फिर वहाँ पे वहाँ के लाइब्रेरी
विजिट किया और वहाँ पे कुछ रिसर्च किया। उसके बाद फिर लगभग एट द एज ऑफ 52 उन्हें गवर्नमेंट जॉब ऑफर हुआ लू स्टेट में, और वहाँ पे चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर के रूप में वो अपॉइंट हुए। और इस तरीके से और बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज को निभाया भी। अ, इसके बाद कन्फ्यूशियस को पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और उसके बाद में मिनिस्टर ऑफ पुलिस इन स्टेट काउंसिल का भी मंत्री बनाया गया। और उनका जब पुलिस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के रूप में उनकी नियुक्ति हुई, तो उन्होंने पनिशमेंट के इन कंपैरिजन विद पनिशमेंट के बजाय उन्होंने मोरल कैरेक्टर पर ज्यादा ध्यान दिया कि मोरल कैरेक्टर को कैसे ठीक किया जाए। और इससे क्या हुआ कि एक इम्पोर्टेंटली एक मैसेज गया पूरे चीन में, मतलब उनके उनके कार्यों को लेके उनकी लोकप्रियता इससे बढ़ी। लेकिन जब उनके राज परिवार में राजा के के साथ उनके कुछ अनबन हुए, और बेसिकली मैंने आपको बताया कि कन्फ्यूशियस बहुत मोरालिटी पे जोर देते थे, एथिक्स पे जोर देते थे, यानी कि नैतिकता पे, ईमानदारी, सत्य के साथ होने की बात करते थे। इसलिए वो बहुत लंबे समय तक सत्ता के साथ, पावर के साथ नहीं चल पाए। यानी कि उस समय की जो रॉयल फैमिलीज थी या जो राजा थे, उनकी उनकी जो उनको जो दायित्व मिला था, तो उन्होंने देखा कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी कि जो उनको दायित्व दिया गया है और जो ऊपर से जो जैसे गवर्नमेंट है, तो वो मोरालिटी के लेवल पे उतने हाई नहीं है, तो इसको कुछ उनकी कॉन्ट्राडिक्शंस थे और इस कारण से फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। साथियों, ये तो हुई उनकी अर्ली लाइफ की बात और उसके बारे में, लेकिन आज जो हम बात करने के लिए यहाँ पे है, बेसिकली अर्ली सिविलाइजेशंस में चाइनीज सिविलाइजेशन की जब बात आती है, तो हम बहुत प्रमुखता से कन्फ्यूशियस के विचारों की बात करते हैं। और अक्सर एक प्रश्न बनता है कि कन्फ्यूशियस की टीचिंग्स को समझाइए। तो कन्फ्यूशियस जो है, जो महान विचारक है, जो दार्शनिक के रूप में हम देखते हैं, तो उनके विचार चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, रिलीजन को लेके हो, इथिक्स को लेके हो, मोरालिटी को लेके हो, और वो गवर्नमेंट को लेके क्या सोच रहे थे, इस तरीके के कुछ विचार हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो इससे प्रश्न यही बनता है, मतलब यदि हम देखें कि कैसा प्रश्न बने, तो कन्फ्यूशियस के विचारों की का क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए, या कन्फ्यूशियस के विचार आज के डेट में कैसे प्रासंगिक हैं, या चीन के महान दार्शनिक और विचारक कन्फ्यूशियस के विचारों का वर्णन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो जब ऐसा प्रश्न यदि आता है, ये प्रश्न लॉन्ग आंसर में भी हो सकता है, शॉर्ट आंसर में होगा। यदि होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली डील करना है। यदि लॉन्ग आंसर में है, तो आपको उस प्रत्येक पॉइंट को एक्सप्लोर करके लिखना है, उसको डिस्क्राइब करके लिखना है। और यदि लगता है कि शॉर्ट आंसर में है, तो आप उसके पॉइंट्स को डील करिए और उसके एक एक दो सब पॉइंट्स बताकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो खैर, हम बात करें कन्फ्यूशियस के बारे में, तो कन्फ्यूशियस जो है, मुझे डिवोट वर्चुअस एंड ट्रेडिशनल रिफॉर्मर, इनको ट्रेडिशनल रिफॉर्मर इसलिए कहा गया क्योंकि वो his views was the principle and ideas of the past are revered and the welfare of the society and state and nation is possible only through their conduct। कहने का अर्थ ये था कि उनका ये मानना था कि जो जो हमारे जो विचार है वो कुछ नहीं है, और हमारा जो राष्ट्र का कल्याण तभी संभव है जब हमारा मोरल, जो हमारा कंडक्ट है, जो हमारा जो कैरेक्टर है, वो बहुत हाई। He inspired people to humble, charitable, and virtuous, and of good character, and emphasized on respect of elders and ancestors। देखिए, कन्फ्यूशियस कुछ नया नहीं कह रहे थे, लेकिन कन्फ्यूशियस उन चीजों को जोर दे रहे थे जो मुझे लगता है किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी धर्म में उसको बहुत प्रमुखता से रखा गया है, कि आप बहुत विनम्र रहिए, आप को परोपकारी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, आपका कैरेक्टर बहुत ऊंचा होना चाहिए, आपको बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आपके जो पूर्वज हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो कन्फ्यूशियस के विचार कुछ आपको जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ नया नहीं कह रहे, लेकिन आप समझिए कि दुनिया के जितने बड़े विचारक हुए जो बात कहते हैं, वो कुछ अलग नहीं कह रहे हो, वो उन्हीं बातों को कह रहे होते हैं जिससे कि देश का, समाज का, व्यक्ति का जो कह सकते हैं उसकी आत्मोन्नति हो सके।
व्यक्ति की आत्मोन्नति हो सके। यदि व्यक्ति की होगी तो समाज का होगा, और समाज का होगा तो राष्ट्र का। तो चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, गुरु नानक हो, कबीर हो या कन्फ्यूशियस हो, ये सारे लोग लगभग वही बातें कर रहे हैं। बस उनको हमको देखना है कि वो किस परिप्रेक्ष्य में बातें हैं। आगे बात करें कि उनकी सोशल थ्योरीज और टीचिंग्स क्या थी, सामाजिक सिद्धांत क्या थे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, कन्फ्यूशियस जो है सबसे पहले इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस देता है, फैमिली को इम्पोर्टेंस देता है और सोसाइटी को देता है। यानी कि व्यक्ति है तभी समाज है, और समाज है और परिवार है तभी समाज है। तो इस प्रकार से तीनों का आपस में एक कोरिलेशन है और तीनों को वो इंपॉर्टेंस दे रहा है। और वो ये कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, एन आइडियल सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन किंग एंड सब्जेक्ट। यानी कि राजा और प्रजा के म्यूचुअल रिलेशंस पे होगा, हस्बैंड एंड वाइफ। अब देखिए, जब हम राजा और प्रजा की बात कर रहे हैं यानी कि राष्ट्र की बात हो गई, हस्बैंड एंड वाइफ यानी परिवार की बात है, फादर एंड सन फिर परिवार की बात है, एल्डर एंड यंगर, फ्रेंड एंड फ्रेंड, यानी कि हमारे अपने इंडिविजुअल जो रिलेशन है, चाहे फैमिली में हो, सोसाइटी में हो या राष्ट्र के लेवल पे हो, तो वो एक म्यूचुअल हम किस प्रकार से एक दूसरे से करते हैं उसका ही रिफ्लेक्शन हम देखते हैं सोसाइटी में। A society can progress only when there is mutual harmony in these relationship. And importantly, देखिए, जो जब हम अहिंसा की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ट्रुथ की बात करते हैं, उसी प्रकार से कन्फ्यूशियस ये कह रहा है कि समाज में हार्मनी यानी कि शांति या सहृदयता तभी बनी रहेगी, सामंजस्य तभी स्थापित होगा जब हमारा म्यूचुअल रिलेशन भी अच्छा हो। If there is bitterness in relationship, then the society will become corrupt. यदि हमारे आपसी रिलेशन बिटर होंगे यानी कड़वे होंगे, यानी उसमें कुछ कड़वाहट होगी, तो समाज में भी वो चीज दिखाई देगी। और बेसिकली इससे क्या होगा, पूरे समाज का माहौल खराब होगा। फिर thus Confucius considered the family as the unit of society and man as the unit of the family. तो जो मैं बात पहले कह रहा था साथियों कि सबसे पहले केंद्र में मनुष्य है, और उसके बाद परिवार, परिवार के बाद समाज, और समाज के बाद राष्ट्र। ये उसकी अवधारणा, और ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, मैन एंड मैन के रिलेशन पे है, परिवार में फादर एंड सन, फादर एंड हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड ब्रदर, फ्रेंड एंड फ्रेंड। समाज की बात करें तो इस प्रकार से हम म्यूचुअली किस प्रकार से रिलेशन कोई करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। इसके आगे जाए तो द रूट कॉज ऑफ मोस्ट सोशल इविल्स इज द इंडिविजुअल्स पर्सनल इंडल्जेंस एंड सेल्फिशनेस, यानी कि समाज की समस्त बुराइयों की जड़ जो है व्यक्ति की खुद की अपनी जो भोग विलास या स्वार्थपरता है उसके कारण है। देयरफॉर टू इम्प्रूव द सोसाइटी इट इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द इंडिविजुअल। इसलिए वो कहता है यदि समाज को सुधारना है तो पहले हम व्यक्ति को सुधारना होगा। वर्शिप ऑफ एंसेस्टर इज नेसेसरी फॉर सोशल वेलफेयर। हमें जैसे देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपको ध्यान होगा कि हम हर साल पितृपक्ष होता है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं और हम उनको याद करते हैं, उनके लिए रिचुअल्स करते हैं। तो हालांकि एक रिचुअल सेरेमनी के रूप में हम 15 दिन इसको करते हैं, पितृपक्ष जिसको हम कहते हैं, लेकिन पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। लेकिन न केवल भारत में, मैं तो ये मानूंगा कि तमाम उन सभ्यताओं में, और खास करके चाइना में जब हम कन्फ्यूशियस की बात कर रहे हैं तो कन्फ्यूशियस ये कह रहा है कि हमें अपने जो फोर फादर्स हैं उनको भी रेस्पेक्ट, पूजा करने का मीन ये है कि हम उनको रेस्पेक्ट करें। दैट इज वाई वी शुड शो रेस्पेक्ट टू आवर एंसेस्टर्स एंड वर्शिप। तो हमें उन्हें पूजा करना चाहिए, ऐसा इसका मतलब। द सोसाइटी ऑफ हिज इमेजिनेशन वाज नॉट मैन मेड बल्कि गॉड मेड। यानी वो कहता है कि जो उसका जो इमेजिनेशन की जो सोसाइटी है दैट इज नॉट मैन मेड, मतलब मनुष्य ने नहीं बनाया इसको, किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। सिंस कन्फ्यूशियस वाज अ सपोर्टर ऑफ क्लासिज्म, और कन्फ्यूशियस जो है वर्गवाद का समर्थक। कैसे वर्गवाद का, इसको समझते हैं। Therefore, he expressed the views that rulers, officials, feudal lords, farmers, and workers should remain in their respective classes and perform their duties properly. यानी कि जो जिस क्लास में, चाहे रूलर हो तो रूलर अपने इसमें, ऑफिशियल्स हैं या फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इनके पास लैंड लॉर्ड्स हैं, मान लीजिए फार्मर्स हैं, जो जिस क्लास में है उसको अपनी ड्यूटी 100% परफॉर्म करनी चाहिए। A person's excellence depends on his action, और उसका एक व्यक्ति का जो
की जो श्रेष्ठता है वो उसके कार्यों पर निर्भर करती है। इन द व्यू ऑफ कन्फ्यूशियस द अल्टीमेट गोल ऑफ मैन इज टू लिव विद इन द लिमिट एंड परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। एग्जैक्टली देखिए, बात यही कहना है कि जो कन्फ्यूशियस कह रहा है वो अल्टीमेट गोल ऑफ मैन क्या है, इज टू लिव विद इन द लिमिट्स एंड परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। हर व्यक्ति को जब वो गोल, जीवन का गोल क्या है, तो अपनी जो अपनी सीमाओं को, उसको, हमको पहली बात है अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए, हम कहाँ तक कर सकते हैं। उन सीमाओं में हम एथिक्स के साथ, मोरालिटी के साथ हम कितना बेस्ट कर सकते हैं, ये उसकी चीज है। एंड द सोशल सिस्टम डिटेरियोरेट्स ड्यू टू क्लास इंक्रोचमेंट, बट कन्फ्यूशियस वाज नॉट अपोज्ड टू क्लास चेंज। देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको समझना होगा कि एक क्लास के द्वारा दूसरे क्लास का इंक्रोचमेंट जो है, वो उसके वो उसका सपोर्टर वो नहीं। वो कहता है ये गलत है कि भाई एक फार्मर है और फार्मर किसी और वो योद्धा का इसमें आ जाए, योद्धा जो है इसमें, तो वो इस इंक्रोचमेंट पे वो बिलीव नहीं करता। लेकिन ये कह रहा है कि क्लास चेंज हो सकता है, क्लास चेंज, वर्ग में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इंक्रोचमेंट यानी एक वर्ग पूरा दूसरे वर्ग को हड़प ले या उसके चीजों को अपने हथिया ले, ये चीज उसका समर्थक नहीं। लेकिन वो कह रहा है कि वर्ग का परिवर्तन संभव। He said that the class change can be done, but whichever class a person belongs to, he should behave accordingly। यानी कहने का अर्थ ये है, ठीक है, आपका जो भी वर्ग है, और मान लीजिए आपको लगता है कि आप किसान थे और अब आप किसान नहीं, आप कुछ अब व्यापार कर सकते हैं, तो व्यापार करिए। लेकिन व्यापार जब आप कर रहे हैं तो व्यापार के जो नियम है उनका अनुपालन करिए। यानी कि कुल मिला के यदि आप देखेंगे तो कोर जो उसका जो आइडिया है कन्फ्यूशियस का, वो मोरालिटी को लेके, इथिक्स को लेके, कि आप जो भी काम करें आप उसके नॉर्म्स पे खरे उतरें। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो कि हम उसी इथिक्स और मोरल प्रिंसिपल एंड टीचिंग्स की बात करते हैं। और मैंने आपसे कहा कि कन्फ्यूशियस मेनली एम्फेसाइज्ड ऑन मोरालिटी एंड एथिक्स। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस द आइडियल मैन इज वन हु along with his own progress strives for the progress of all men। ये बात गांधी भी कह रहे हैं। मैं गांधी को ना विचारक मानता हूँ ना दार्शनिक मानता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उस व्यक्ति ने किस प्रकार से दुनिया को व्यवहारिक रूप से उस चीजों को बदला। वैसे ही कन्फ्यूशियस कहता है कि जो अच्छा आदमी है वो केवल, या आदर्श आदमी वही है कि जो केवल अपने बारे में नहीं सोच रहा, बल्कि मानव मात्र के हित के बारे में सोच रहा है और कर रहा है, और प्रोग्रेस ऑफ ऑल मैनकाइंड। जब वो इस प्रकार से करेगा तभी हम हमारा जीवन सक्सेसफुल है। Personal progress is possible only through moral conduct and virtue, but for the moral progress of mankind, it is necessary for a person to have intelligence, courage, and spirit of clarity। The important thing is that कि first of all कि यदि आपका moral conduct अच्छा है, आपका, हाँ, आप सदाचार हैं, तो ठीक है, आपका अपना निजी हो जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें पूरी मानवता का, तब ये उसके लिए आपको साहस भी चाहिए, आपका आपकी सोच में क्लैरिटी भी होनी चाहिए, आप बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए, ये सारी चीजें, और उसके साथ ही साथ मोरल रूप से हाई बात। कन्फ्यूशियस बिलीव दैट इवन द फोर्स ऑफ आर्म्स बिकम्स वीक इन फ्रंट ऑफ मोरल फोर्स। इस कन्फ्यूशियस की बात को सुन के मुझे लगता है कि यहाँ वो कह रहा है कि जो हिंसा का बल है उससे बढ़ के भी आत्मबल है। ये बात गांधी 20वीं शताब्दी में कह रहे हैं कि आत्मबल जो है वो बहुत आर्म्स यानी हथियार के बदले भी, हथियार भी है आपके पास, लेकिन उससे भी बढ़कर यदि कोई बल है तो वो है आत्मबल। यदि आत्मबल या नैतिक बल, जिसको नैतिक बल भी कहते हैं, अपना आत्म का बल है, वो यदि मजबूत है तो वो शस्त्र के सामने भी वो मजबूत है, यानी कि उसके सामने शस्त्र बल भी कमजोर पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। और वो फिर उसी बात को दोहराता है कि जिसके अंदर काइंडनेस है, करुणा है, कंपैशन है, ऑनेस्टी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वही व्यक्ति उनके लिए कह सकते हैं एक वर्चुअस पर्सन है, सदाचारी है। और एक सद्गुण से जो पर्सन डिवॉइड ऑफ वर्च्यूज शुड मेक द क्वालिटीज ऑफ रैशनल एंड इनलाइटेंड पर्सन इन द बेसिस ऑफ हिज लाइफ। तो कहते हैं कि व्यक्ति को विवेकशील और प्रबुद्ध होना चाहिए और जीवन का आधार बनाना चाहिए। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड फॉलो द बिहेवियरल रूल्स लाइक स्टैंडिंग, सिटिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। देखिए, ये बहुत बेसिक बात कह रहा है कि हर आदमी को
बहुत छोटे एटिकेट्स मैनर्स पता होने चाहिए। फिर करेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ अ पर्सन इज पॉसिबल ओनली बाय द बिहेवियर ऑफ दिस एटिकेट्स। ये जो एटिकेट्स मैनर है, ये इसके उसी से ही हम इवैल्यूएट कर पाते हैं। अब आते हैं उसके रिलीजियस और प्रिंसिपल पे। आपको ध्यान रखिए कि मैं पहले आपके अलग-अलग उनके जो सोशल थ्योरीज़ पे बात की, फिर हमने उनके एथिकल वैल्यूज़ पे बात की, अब रिलीजियस प्रिंसिपल्स पे बात कर रहे हैं। तो वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू कन्फ्यूशियस, तीएन इज़ द अलमाइटी रूलर, बिलो दिस देयर आर अदर गॉड्स हू इन्फ्लुएंस ह्यूमन्स। वो कहता है कि तीयन जो है सर्वशक्तिमान शासक है और उसके नीचे अन्य देवता भी हैं। तो मनुष्य को बात, हेवन शुड बी वर्शिप्ड एंड वन शुड शो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द एंसेस्टर्स, माउंटेन्स, रिवर्स। वो कहता है कि हमें स्वर्ग की पूजा करनी चाहिए, हमें पूर्वजों, पर्वतों, नदियों यानी प्रकृति के प्रति हमें सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। And God's providence is infinite. Sun, moon are eternal. Seasons come in their own time. यानी कहने का अर्थ ये है कि वो ईश्वर पे का विधान अनंत है, कहता है। वो कहता है कि जो सन है, मून है, सूर्य और चंद्रमा है, ये शाश्वत है और ऋतुएं जो हैं अपने साइकिल के हिसाब से चल रही हैं। तो उसका एक फेथ है, उसका ईश्वर पे एक फेथ है। The world continues to be created and there is no room for atonement for one who sins against God. वो कहता है संसार तो बनता रहता है, जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है उसके लिए प्रायश्चित की कोई गुंजाइश नहीं। मतलब यहाँ पे वो ईश्वर को लेके उसकी एक अवधारणा है, वो ये कहता है कि ईश्वर के विरुद्ध आप कोई गलत नहीं कर सकते और करते हैं तो उसकी कोई कोई प्रायश्चित नहीं। अब रिलीजियस प्रिंसिपल की आगे बात करेंगे तो द नॉलेज ऑफ गॉड एंड द हेवनली वर्ल्ड इज बियॉन्ड द रीच ऑफ मैन। उसका कहना है कि जो ईश्वर का जो ज्ञान है और दुनिया का जो स्वर्गलोक का जो वो मनुष्य के परे है। जो जो ईश्वर के ज्ञान या हम ईश्वर के लोक की बात करें तो वो मनुष्य के परे है। मैन शुड फोकस ओनली ऑन वर्ल्डली लाइफ एंड मेक कंटिन्यूअस एफर्ट फॉर मोरल प्रोग्रेस। वो बार-बार कह रहा है कि आप ईश्वरीय सत्ता के से परे हैं, आप उस वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आप अपने जो सांसारिक जीवन है, उस पर फ़ोकस करिए और यहाँ पे अपने जीवन को कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, तो आप मोरल लेवल पे हाई हो, अपनी मोरालिटी को हाई कर लीजिए, नैतिकता को उच्च कर लीजिए। Confucius said that the matters of our worldly life are so numerous that we have neither the time nor the energy to waste on the worldly। और वो कहता है कि हमारे पास इतना समय नहीं है भाई कि हम ये करें कि भगवान है, नहीं है, उसका उसकी क्या माया है, वो ईश्वर की है कि नहीं, उस पे हम समय क्यों खराब करें? हमारे पास जो चीज़ है, वो सांसारिक मामले हैं, उसको हम निपटाएँ ना, उसमें हम ऊर्जा लगाएँ और वो पॉजिटिव एनर्जी लगाएँ। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा है। फिर अब हम पॉलिटिकल बात करें, तो यहाँ भी वो उस बात को मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में भी वो मोरालिटी की बात करता है। वो कहता है कि हर आदमी को, चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे उसके अधिकारीगण हों, उन सबको उनका एक प्रकार से उनका मॉरल कैरेक्टर हाई होना चाहिए। उनका उसका कहना है कि कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार स्टेबल तब तक नहीं हो सकती यदि वो मॉरली हाई नहीं है। तो ये उसका पूरे आप चाहे उसके धार्मिक विचार को देखिए, सामाजिक विचार को देखिए, चाहे राजनीतिक विचार को देखिए, तो उसमें वो बार-बार ये कह रहा है कि मॉरलिटी हाई है। उसके बाद फिर अब बात करते हैं एक बात, यहाँ पे एक बात समझिए कि एक प्रकार से वो राजा को बहुत पावरफुल मानता है। राजा की ये भी कहता है कि प्रजा को राजा का जो आदेश है उसको प्रजा को पालन करना चाहिए। लेकिन उसमें एक बात और कहता है कि यदि राजा भ्रष्ट हो जाए, यदि राजा अपना अ, जो डिवाइन जो यदि राजा करप्ट हो जाता है, तो फिर वो डिवाइन जो परमिशन जो ईश्वरीय उसको अनुमति मिली हुई है शासन करने की, वो अनुमति खो देता है। राजा का उसका मानना है कि यदि राजा गुणी और बुद्धिमान है तो राजा राज्य उन्नति करेगा। लेकिन यदि उसका कैरेक्टर नीचे जा रहा है या उस चीज़ों को प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो उसके आगे की मैं स्लाइड में आपको बताऊँगा कि वह विद्रोह करने तक की बात है। लेकिन अल्टीमेटली वो एक अच्छे राजा के लिए बोलता है कि उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, जनता के प्रति उसको उसका भाव जो है पिता के समान होना चाहिए। इस तरीके की वो बात करता है। जो मैं आपसे कह रहा था कि राजा और उसके जो कर्मचारी हैं और जो लोग हैं, उनको भी उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए और जनता के हित में काम करना चाहिए। लेकिन यदि जनता को लगे कि कभी राजा जो है अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो जनता को अत्याचारी शासन का समुचित विरोध करना चाहिए और सत्ता में बैठे लोगों को सुधार के लिए बाध्य करना चाहिए। पहला
देखिए, आप इसको समझिए, तो वो एक प्रकार से कह रहा है कि आप उसको पहले अपोज करिए, उसको प्रेशराइज करिए गवर्नमेंट को कि वो चीजों को ठीक करे। और यदि ऐसा नहीं करता है तो आप उस सत्ता को उखाड़ दें, यानी कि यहाँ पे वो बहुत क्रांतिकारी बात कर रहे हैं। तो कन्फ्यूशियस के जो विचार है दोनों तरीके से, एक तरीके से तो कह रहा है कि राजा जो है प्रजा का पिता के समान है, देवता तुल्य है, और उसके आदेशों का पालन करना चाहिए, राजा कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन उसकी दूसरा पक्ष ये भी है कि राजा यदि मॉरल रूप से हाई नहीं है, वो मॉरली करप्ट हो जाता है, और तो फिर जनता के पास अधिकार है कि उसका विरोध करे, उसमें दबाव से परिवर्तन लाए, और नहीं कर पाता है तो उसको उखाड़ फेंके। आगे बात करें साथियों, तो उसकी जो दूसरी चीजें थी, तो वो कहता है कि हम जो सबसे बड़ी बात है कि यदि हम अपने चीजों को ठीक कर सकते हैं, यदि हम अपने उसके चाहे शिक्षण को सोच में हम एक इसको को समझना चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति की तीन बाधाएं। पहली बात, तीन तीन बाधाओं के बारे में बात करता है कि एक होता है हमारा जो बायस्ड माइंड, कि हम कुछ किसी चीज को लेके हमारे अंदर में कोई पूर्वाग्रह है, और उसको लेकर हम यदि हम कोई ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा ज्ञान सही नहीं। नंबर एक। नंबर दो, हम यदि एरोगेंस है, हमारे अंदर एक एरोगेंस है, हठधर्मिता है, अहंकार है, तो फिर हम नॉलेज सही नॉलेज प्राप्त नहीं करते। तीसरा, कार्य के प्रति उदासीनता है, कि इनडिफरेंस टुवर्ड्स वर्क, यदि हम काम के प्रति हम 100% नहीं है। पहला बात है, आप बायस्ड हैं किसी चीज को लेकर। मान लीजिए हम किसी के बारे में एक पूर्व धारणा हम बना लेते हैं, और उस धारणा के साथ यदि हम उसके बारे में हम बात करेंगे, तो हम कभी भी उसको ऑब्जेक्टिव रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से, या हम कहें कि सही तरीके से हम उसको उस पर न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक दिमाग में हमारे है कि ये ऐसा है, यानी हमने उसके बारे में गलत सोच लिया है, तो अब हम उसके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते। ये जो चीज है, किसी भी व्यक्ति के विकास का सबसे बड़ा बात है, इसलिए बायसनेस सबसे खतरनाक है। दूसरा कहता है कि एरोगेंस नहीं होना चाहिए, इगोइस्ट नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। तीसरा, कार्यों के प्रति उदासीन नहीं। और ये कहता है कि विद्यार्थियों के लिए जरूरी है कि वो क्या हो, तटस्थ हो, न्यूट्रल हो, और ऑनेस्ट हो, ईमानदार। और और कहता है कि जो टीचर कैन है, और टीचर कैन ओनली टीच या गाइड कर सकता है, वो आपको कुछ और चीज नहीं कर सकता। तो उसमें जो कर्टसी है, कॉर्डिलिटी है, गुडविल है, हार्ड वर्क है, काइंडनेस है, ये सारे कैरेक्टर वो धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप होता है। टीचर उसको सिखाता है, और ये चीजें उसको अंदर डेवलप करनी चाहिए। और आगे वो कहता है, जिस व्यक्ति के अंदर शिष्टाचार का गुण होता है उसका अपमान नहीं होता है, यानी कि वन विद द क्वालिटी ऑफ कर्टसी है, वो नेवर बी इंसल्टेड। एंड जो काइंड हार्टेड है विल विन ओवर हिज सब्जेक्ट्स। और जो अपना प्रजा पे वही विजय प्राप्त कर सकता है जो काइंड है, दयालु है। और जो दूसरे के प्रति सद्भावना रखता है वो दूसरों का विश्वास जीत सकता है। परिश्रमी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, और दयालु व्यक्ति दूसरों से सेवा ले सकता है। और इसी प्रकार से वो पूरे इसका बताने का मकसद ये है कि हम यदि हम अपने अंदर में उन चीजों को डेवलप कर लें, दया, शिष्टाचार, सद्भावना, प्रेम, तो ये चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत ये हो सकती है। इसके अलावा कन्फ्यूशियस जो है एक प्रकार से सेकुलरिस्ट उसका विचार है, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक और अलग ही पर अविश्वास करता है। आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्ग है, नरक है, इन सब चीजों पे, और जो अलौकिक जो विषय है उसको लेके वो बहुत विश्वास नहीं करता। गौतम बुद्ध की तरह वो देवता देवता है या नहीं है, इस पे इस क्वेश्चन को वो पर बात ही नहीं करता। वो कहता है कि छोड़ दीजिए ना उनको, ईश्वर है नहीं है, स्वर्ग है, नरक है, परमात्मा है, आत्मा है, इसको इन चीजों को छोड़ दीजिए। आप संसार में रहिए, संसार में जो चीजें मिली है, ये जो जीवन मिला हुआ है उसको जी लीजिए, लेकिन जीने का तरीका क्या होगा। तो वो पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि आपको इस तरीके से करना। तो इसलिए वो पॉपुलर भी हुआ। उसने कोई धर्म के रूप में नहीं चलाया, कन्फ्यूशियस ने कोई धर्म नहीं चलाया, और उसने कहा कि इस सब चीजों में समय खराब करने की जरूरत नहीं है। कि हाँ, ये लगता है आपकी आस्था है तो आप बिल्कुल मानिए, देवता है या ईश्वर है या भगवान है या स्वर्ग है, तो उसका सम्मान करिए, पूजा करिए, लेकिन आप उसमें समय खराब रखें। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। आपकी आस्था है, ईश्वर है तो बिल्कुल मानिए, नहीं है तो मत मानिए, लेकिन इस चीज के अंदर आप घूमते फिरते मत रहिए कि आप बार बार कि ईश्वर है नहीं है,
ईश्वर नहीं है तो उसको कुतर्क कर रहे हैं और अपना समय खराब कर, समय मत खराब करिए। आपके पास एक लाइफ मिली हुई है, आप प्रोडक्टिव काम करिए, कुछ उत्पादक काम करिए। जीवन के लिए, मानवता के लिए आपके लिए वो ज़रूरी है। ठीक है, एक पक्ष है कि ईश्वर है या नहीं है। ये है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर उसके लिए समय मत खराब करिए। और है तब भी आप उस पर समय फिर भी वहाँ पे समय नहीं खराब करना है। आपको काम तो पॉजिटिव ही करना है, और वो किसके लिए करना है? मानवता के लिए करना है। यही कन्फ्यूशियस के विचार। और कन्फ्यूशियस के विचारों ने चाइना को बहुत प्रभावित किया, जैसा मैं पहले भी कहा हूँ। और उसने एक प्रकार से चाइनी लोगों, जिन लोगों को जोड़ने की का बड़ा ये किया। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि कन्फ्यूशियस के जो विचार थे, चाइना के बड़े पैमाने पे जो लोगों को ये किया। और कन्फ्यूशियस के की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई, उसके सम्मान में मंदिर भी बनाए गए हैं, उसकी मूर्तियाँ भी हैं। एक प्रकार से कहा जाता है ना कि जब जितने महान लोग हुए दुनिया में, उन्होंने कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं होगा या पंथ नहीं होगा, और उनके जाने के बाद फिर हम उनका धर्म भी बना देते हैं और पंथ भी बना देते हैं, वाद भी बना देते हैं। तो कन्फ्यूशियसिज्म जो है वो भी एक इज्म है, और इज्म के रूप में चलता है। तो खैर साथियों, ये सारी बातें हुई, और जैसा मैंने आपसे चर्चा की, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने चाइनीज सिविलाइजेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष, जो कन्फ्यूशियस के बारे में बात करना, जिसकी मैंने सामाजिक थ्योरी के बारे में बताई, जिसमें मैंने बताया कि सबसे पहले मनुष्य है, मनुष्य के बाद परिवार है, परिवार के बाद समाज है, समाज के बाद राष्ट्र। अब इन सब की जो तरक्की उस पर निर्भर है कि मनुष्य के गुण कैसे, व्यक्ति गुण कैसे हैं। वो कहता है कि मैन एंड मैन जो रिलेशन है, जो वो म्यूचुअल रिलेशन है, उसके अंदर में सहृदयता होनी चाहिए, सदाचार होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तभी जाके समाज कुछ पॉजिटिव कर पाएगा। और उसका कहना है कि अच्छा मनुष्य वही है जो मैं से निकल के हम तक आए, यानी कि मानवता के लिए करे, अपने लिए से ज्यादा दूसरे के लिए करे। तभी हम पूरे समग्र राष्ट्र की तरक्की कर सकते हैं। तो साथियों, कन्फ्यूशियस के विचारों को, सामाजिक विचारों को, धार्मिक विचारों को, राजनीतिक विचारों को, शैक्षणिक विचारों को हमने आज इस वीडियो के माध्यम से देखा, समझने का प्रयास किया। और बहुत जल्द चाइनीज सिविलाइजेशन का ही एक और है कि चाइनीज सिविलाइजेशन का जो सोसाइटी, जो एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन है, उसमें सोसाइटी कैसी थी, उस समय क्या उसका पदानुक्रम था, और दूसरा वहाँ की महिलाओं की स्थिति क्या थी। इस पर मैं एक वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए और इसको ये करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और keep watching me. Thank you for watching me and making my video so successful. Thank you so much.